नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कराऊंगा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 72। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 71 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर इन सभी टेस्ट के वीडियो को आप जरूर देखें। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आपका साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। साइंस के सभी प्रश्न सही होने की गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं। आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 72 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़ा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो लब डब आवाज है ये किस अंग से आती है, हृदय या हार्ट से? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, आपको ये याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है आर्मी के अंदर कि बताइए हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, हृदय मांसपेशीय संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांसपेशीय संरचना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, हृदय धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा उपकरण काम में लेता है? तो आपको याद रखना है कि हृदय धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथो, हाँ जी, स्टेथोस्कोप उपकरण काम में लेता है। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको वही प्रश्न बताने वाला हूं जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न मैंने आपको याद करा दिए कि हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, हृदय एक मांसपेशीय संरचना है और हृदय धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप उपकरण काम में लेता है। और यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हिपेटोलॉजी। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड। देखो प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों, ये धमाकेदार वाले प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न संख्या सेकंड है, पेप्सिन है एक क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या खनिज लवण है? तो दोस्तों पेप्सिन तो एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, ठीक है, धमाकेदार वाला प्रश्न। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब सर ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अमाशय के अंदर। कहाँ पाया जाता है? अमाशय के अंदर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक, ठीक है, लो जी। नेक्स्ट, सर ये पेप्सिन काम क्या करता है? तो दोस्तों ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है रे? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, लो जी। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करता है, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड। देखो प्रश्न संख्या थर्ड है दोस्तों, हाँ जी, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो लीवर, गोल ब्लेडर, कॉर्निया और इंटेस्टाइन। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए। यकृत भी देखो पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र का हिस्सा है, कॉर्निया, लोजी और आंत। लोजी, कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा थोड़ी ना है, आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई,
लो जी, तो थर्ड का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया भाग दान किया जाता है। सारे इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। देखो दोस्तों, 400 से अधिक विद्यार्थी मैं सिलेक्ट करा चुका हूं और ये सभी पर्सन आर्मी की सभी ट्रेडों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, धमाकेदार वाले पर्सन है। और अगर आप रेगुलर टेस्ट के वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों नहीं किसी से पर्सन लेने की आवश्यकता है, नहीं किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी पर्सन इन वीडियो से आएंगे दोस्तों। ये मैं लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप रेगुलर वीडियो देखो और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपके लिए बहुत तगड़ा वाला मसाला दोस्तों आर्मी के लिए पड़ा हुआ है। आप देखो, अगर 72 टेस्ट के वीडियो भी आप अगर रेगुलर देख लेते हो तो एक भी पर्सन गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो पर्सन संख्या 4 है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, टीबिया, हुमर्स, फीमर और फिबुला। तो देखो टीबिया तो कहाँ की है, पैर की हड्डी है कि नहीं है? बिल्कुल है। हुमर्स कहाँ की है, हाथ की है ये तो, ठीक है। फीमर कहाँ है, ये पैर की है, लो जी। और फिबुला भी कहाँ की है, पैर की है। प्रश्न हमारे को यही पूछा है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो आंसर आएगा हुमर्स। 4 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। अब यहाँ 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं आर्मी के लिए। क्या कि बताइए, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो होती है दोस्तों फीमर। कौन सी होती है रे, लंबी हड्डी होती है फीमर, याद रखना है भाई, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो याद कर लेना मेरे प्यारे भावी फौजी, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कहाँ होती है, कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट पर्सन है जो तेरे को याद रखने हैं, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। देखो पर्सन संख्या 5 है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, हृदय, दिमाग और नाड़ी। तो सेरिब्रम किससे संबंधित है? ये दिमाग या ब्रेन या मस्तिष्क से संबंधित है। एक ही बात है, दिमाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पर्सन है। तो ये सेरिब्रम किसका पार्ट है? ये ब्रेन या मस्तिष्क या दिमाग का पार्ट है, ठीक है। लो जी, अब एक इंपोर्टेंट पर्सन, जैसे अगर आपको पूछे कि बताइए मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आपको याद रखना है लगभग 1300 से 1350 ग्राम, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पर्सन है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 1300 से 1350 ग्राम होता है। और एक इंपोर्टेंट पर्सन और याद कर लेना, क्या कि मस्तिष्क या दिमाग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद कर लेना न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी। लो जी, ये इंपोर्टेंट पर्सन है भाई सारे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं, सोने का पिघलना, शक्कर का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखो, सोने का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, सही बात है कि नहीं है? तो सोने का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शक्कर का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। लो जी, और लोहे का चुंबक में बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये तीनों, सोने का पिघलना, शक्कर का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, ये तीनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है। लो जी, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेरे प्यारे भावी फौजियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरी कालजे की कोरों, सभी वीडियो के प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है। हाँ जी, इस बार फौजी बना के रहूंगा मैं आपको। लो जी, तो सारे भाई लोग जो भी बच्चे जुड़ गए हैं वो सारे वीडियो को शेयर भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आपका बहुत सारा प्यार इस लाइव प्लेटफॉर्म पर मिला है, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो बच्चों के काम आ रहा है, ठीक है। जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों के काम आ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं, ठीक है। हजारों की संख्या में इस चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं।
दोस्तों आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा, अच्छे से तैयारी करा रहा हूं, तभी तो आज 72 टेस्ट का वीडियो मैं हल करा रहा हूं रेगुलर। ठीक है, तो आप और भी बच्चों को जोड़ें, जो बच्चे नए हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप ईमानदारी से सभी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, हाँ, और लगभग हर एक कैंडिडेट 4-5 बच्चों को और जोड़े नया। ठीक है, अगर कुछ अच्छा आपको मिल रहा है यहाँ तो और का भी भला होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं, CHCl3, C2H5OH, H2O2 और KCl। तो बताओ हाइड्रोजन प्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। लो जी, H2O2। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है दोस्तों कि सर ये CHCl3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो याद कर लेना लाला, ये क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। आपके एग्जाम में पूछा गया, पूछा जा सकता है कि बताओ क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CHCl3 याद कर लेना। सर ये किसका है? C2H5OH। तो यह है एथिल एल्कोहल का। किसका है लाला? एथिल एल्कोहल का। ठीक है, लो जी, तो एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2H5OH। सर ये KCl किसका है? तो लाला याद रख लेना, पोटेशियम क्लोराइड। किसका है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl। ठीक है, याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 8 है, देखो, परबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, HCl, NaOH, A व B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सर ये परबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ये बताओ हमारे को। तो काफी इंपोर्टेंट बात है, परबल विद्युत या विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परबल विद्युत अपघट्य उनको कहा जाता है, उन यौगिकों को कहा जाता है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से जलीय विलयन के अंदर घुल जाते हैं, आयनों के अंदर टूट जाते हैं और विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ। ठीक है, आपको याद करना है क्या? देखो, वे यौगिक, एक भी पर्सन गलत नहीं होने दूंगा आपका, वे यौगिक जो, हाँ जी, जो जलीय विलयन में वे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः का मतलब पूरी तरीके से, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। लो जी, और विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। लो जी, अच्छे चालक होते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं परबल विद्युत या विद्युत अपघट्य। परबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, याद कर लेना। क्या बताया? दोबारा बता देता हूं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? परबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, एक तो HCl और एक है दोस्तों NaOH। बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों परबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A व B दोनों। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, याद रखने हैं भाई। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। देखो, प्रश्न संख्या 9 है, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं, AgBr, AgNO3, NaOH और NaHCO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट बात है, AgNO3। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, अरे ये AgBr किसका है? तो आपको याद रखना है सिल्वर, लो जी, सिल्वर बोरोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। लो जी, तो सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? AgBr। और इसका उपयोग कहाँ होता है?
फोटोग्राफी में। किसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में? सिल्वर बोरोमाइड का फोटोग्राफी में उपयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। NaOH इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पूछेगा बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे दोस्तों? NaOH। और इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। NaHCO3 धमाकेदार वाली बात, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। लो जी। और क्या बोलते हैं? और आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। या क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है दोस्तों? बेकिंग सोडा। या और क्या बोला जाता है? मीठा सोडा। क्या बोला जाता है दोस्तों? मीठा सोडा। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन। क्या बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3। मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ठीक है, तो मैं आपको पर्सन भी बताऊंगा कि किस प्रकार के पर्सन आपके एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार पर्सन पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थ्योरी, जो नोट्स को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आ जाएगा, क्या आएगा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसी प्रजातियों के ठंड होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ो उसमें ये दिमाग भी लगाया करो कि किस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, तो लाला पढ़ाई करता रहे माहौल के साथ। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10। हाँ जी, देखो पर्सन संख्या 10 है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन देखते हैं 8, 12, 15 और 16। अरे गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को। ठीक है, गंधक किसको बोलते हैं रे? सल्फर को बोलते हैं। अब बता सल्फर की परमाणु संख्या क्या है? 16 है, क्योंकि सल्फर का प्रतीक क्या होता है? S। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। लो जी, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर ये 8 किसकी परमाणु संख्या होती है? तो लाला याद रखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है, याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। हाँ जी, 12 पे कौन आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। 15 पे कौन आता है? फास्फोरस। ठीक है, और फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? 15, और इसका प्रतीक क्या होता है? P। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O। याद कर लेना। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। देखो पर्सन संख्या 11 है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, और इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 स्टार ठोक दो, इसके जच्चा के दबा के पेल दो। याद करना भाई, अच्छा प्रश्न है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूरेटर, यूरिथ्रा और यूरिन। बताइए क्या आंसर होगा? सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो आपको याद रखना है यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय को इंग्लिश में बोला जाता है यूट्रस। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गर्भाशय किसमें होता है, मेल या फीमेल? हाँ जी बताओ, सोचो फटाफट, गर्भाशय किसमें होता है? अरे फीमेल में ही होता है ना भाई। अब कई अगर मान लीजिए मेल आ रहा है दिमाग में तो माहौल खराब है भाई। ठीक है, तो यूट्रस गर्भाशय फीमेल में होता है, और गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द हम यूट्रस चुन सकते हैं। धमाकेदार वाला पर्सन है भाई। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। देखो ये भी शानदार वाला पर्सन है। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक है? ऑप्शन देखते हैं, रेयोन, टेरिलीन, आर्लोन, इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत अच्छे लेवल का पर्सन है। हाँ जी, तो बताइए क्या आंसर होगा? तो देखो एक तो रेयोन और एक टेरिलीन, ये तो कृत्रिम रेशे के उदाहरण है। किसके रहे? कृत्रिम रेशे के उदाहरण है, याद कर लेना। ठीक है, कि रेयोन और टेरिलीन ये तो किसके उदाहरण है? कृत्रिम रेशे के उदाहरण है। जबकि आर्लोन ये प्लास्टिक बहुलक है। ठीक है, इंपोर्टेंट पर्सन है। एक बहुलक से भी पर्सन आएगा आपके एग्जाम में, याद कर लेना भाई जरूर। तो ये वीडियो के अंदर मैं डाल चुका बहुलक के। ठीक है, इंपोर्टेंट जो मैं पर्सन डाल रहा हूं उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, जब मेरे पढ़ाए हुए नोट से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में साइंस में
15 में से 14% डायरेक्ट कॉपी से पूछे जाते हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो मेरे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। 14 15 14 15 यही रेशियो रहता है, ठीक है। तो आपको भाई करना क्या है, मसाला मैं दे दिया हूं, आप इनको लिख लो सभी वीडियो के प्रश्न को, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ईमानदारी से, सारे भाई लोग बच्चों को जोड़ो और भी। और दोस्तों अगर कोई बच्चा कमजोर है साइंस के अंदर, जीके के अंदर कमजोर है, तो आप उसको बता दिया करो कि इस चैनल पर पढ़ ले भाई, ठीक है, तो उसका भी भला हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक है बताओ, आर्लोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाँ जी, अब क्या करेंगे, देखो प्रश्न भी करा रहे हैं साथ साथ में, और थोड़े दिन बाद में मैं टॉपिक भी हल कराऊंगा एक एक, समझ में आई बात। जैसे कभी बायोलॉजी का टॉपिक करा दिया, कभी केमिस्ट्री का, कभी फिजिक्स का। तो जो टॉपिक पहले वो कराऊंगा जिनसे प्रश्न आने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर चैनल से जुड़े रहो और सभी वीडियो के प्रश्न को लिखते रहो। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। हाँ जी, तो देखो प्रश्न संख्या 13 रीड करते हैं। मोतियाबिंद दोष का संबंध शरीर के किस अंग से है, दिमाग, लीवर, पेट और आई। तो बताओ किससे संबंधित है मोतियाबिंद का दोष का संबंध, लो जी, आई या आंख। ये धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, ठीक है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, ये भी धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। लो जी, यदि किसी चालक से 5 सेकंड में 25 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान याद करो। बताओ, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। 25 एम्पियर, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर और 10 एम्पियर। देखो इस प्रश्न को मैं दोबारा रीड कर देता हूं। यदि किसी चालक से 5 सेकंड में 25 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान याद करो। तो देखो अब आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल है, साधारण सा सवाल है, ठीक है। तो देखो पहले तो याद करना है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का सूत्र याद करना है दोस्तों। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, ये विद्युत धारा का सूत्र याद करना है। अब देखो, अब विद्युत धारा को डिनोट करते हैं किससे, आई से, आवेश को Q से और समय को T से। तो I बराबर Q अपॉन T, ये किसका सूत्र हो गया, विद्युत धारा का। अब देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, ठीक है। तो कूलाम प्रति सेकंड, ये कूलाम प्रति सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है रे, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है। या कूलाम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक होता है, याद रखना है दोनों, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, ठीक है। अब देखो प्रश्न हमारे को क्या पूछा है, इतना सा पूछा है कि यदि किसी चालक से 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो देखो कूलाम कितना कूलाम रहे, 25 कूलाम, ठीक है। सेकंड कितने समय में, 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। लो जी, तो 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। पूछा है विद्युत धारा का मान याद करो, सारे मान दे रखे हैं, कूलाम दे रखा है, सेकंड दे रखा है, ठीक है। लो जी, तो 5 25, तो आंसर क्या आएगा 5 एम्पियर, क्या आएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो आई का मान कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, विद्युत धारा 5 एम्पियर बहेगी, ठीक है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब कुछ दे रखा है भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न संख्या 15, धारा का मात्रक है, ऑप्शन देखते हैं, वोल्ट, कूलॉम और जूल और एम्पियर। देखो कूलॉम, ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। हाँ जी, विद्युत धारा या धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। लो जी, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लो जी, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस थीसिस का टेस्ट नंबर 72। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस थीसिस के पिछले 71 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, ठीक है, वहां जाकर इन सभी टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यू जारी रहेगी, ठीक है। तो आप रेगुलर चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए, ये सभी मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,